Hello, I welcome you all to my channel KS Sala. Today is the third lecture for the monthly booklet of June 2024. Till now we have discussed two topics. First was the coalition government, और जो दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था that was demand for the state. We have seen different aspects of these two topics. For today, the third topic of this polity section is internal emergency. But ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले there are basics of this emergency कि emergency कहाँ से आया, कैसे लगाई जाती है और किस किस टाइप की इमरजेंसी है यहाँ पे। इमरजेंसी क्या है कि जब हिंदुस्तान का आइन लिखा गया तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी डाले गए कि कभी अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस मुल्क में अराइज हो जाएंगे या कभी हालात ख़राब होंगे, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होंगे या किसी ने अटैक किया, तब उस टाइम पे एक यूनिफाइड पावर होना चाहिए इंडिया में, यूनिफाइड कमांड होना चाहिए। तब ऐसा नहीं हो कि स्टेट्स अलग काम कर रहे हैं, सेंटर अलग काम कर रहा है। तो इस प्रोविजन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजन डाला हिंदुस्तान के आइन में, दैट वाज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन। तो उनका जो इंटेंशन था, उनको ये लगता था कि ये कभी कभार रेयरली यूज होगा इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है, काफ़ी बार इंप्लीमेंट हो गई है डिफरेंट स्टेट्स पे या एट डिफरेंट टाइम्स इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया। तो इमरजेंसी प्रोविजंस थे क्या कि कभी भी अगर ऐसे हालात होंगे मुल्क में तो उस टाइम पे सेंटर इस कंडीशन में होना चाहिए, इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो उन हालातों को संभाले और एक यूनिफाइड कमांड चलता हो सेंटर से। तब ऐसा ना हो कि स्टेट्स अलग काम कर रहे हो और सेंटर अलग काम कर रहा है। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए गए। इसको कहां पे लिखा गया हिंदुस्तान के आइन में? पार्ट यहां पे लिखा गया इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी जो है ये तीन किस्म के होते हैं, जो हमारा हिंदुस्तान का आइन बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तीन किस्म के इमरजेंसीज होते हैं। ये कौन से तीन टाइप्स है? एक तो है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड टाइप कौन सा है? प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल। और थर्ड टाइप का है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीन टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन हिंदुस्तान में जहां भी कोई प्रोविजन लिखा है उसके लिए एक आर्टिकल होता है। जैसे हम अगर नेशनल इमरजेंसी हम देखेंगे, इट इज 352nd आर्टिकल। अगर सेम ऐसी प्रेसिडेंट रूल के लिए हम देखें, ये भी एक टाइप ऑफ इमरजेंसी है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? इट इज 356 आर्टिकल, 6th आर्टिकल। ऐसे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हम देखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल कौन सा है? इट इज आर्टिकल 360। तो ये तीन आर्टिकल्स है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जो हिंदुस्तान के आइन में जो है वो लिखे गए। फॉर द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो तब हमारे पास बहुत सारे टूल्स रहेंगे उन हालातों को संभालने के लिए। One by one we will discuss these emergencies, and the concern of this booklet is about internal emergency. ये कुछ national emergency की बात कर रहा है, अब समझ गए? तो national emergency we will discuss first. What is this national emergency? कैसे ये होता है? अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा आर्टिकल है। इट इज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ये इमरजेंसी बताई है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। सो बाय डिस्कसिंग दिस नेशनल इमरजेंसी, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर दिस इमरजेंसी? नेशनल emergency, as we know article 352 is concerned with this national emergency. तो इस आर्टिकल में क्या लिखा गया था पहले ओरिजिनली हम बात करेंगे, फिर अगर कुछ चेंज हम देखेंगे, अगर कहीं पे भी चेंज आ गई, और चेंज आती जाती है। उस टाइम पे जो इंटेंशन था इसको लिखने का वो कुछ और था, दैट वर द क्लियर इंटेंशंस। बट फिर अगर कहीं पे आपने इंटेंशंस की वजह से कहीं गलती की है कुछ लिखने में, तो लोग उस चीज़ का, उस प्रोविजन का गलत यूज़ करते हैं, और वही हो गया इमरजेंसी के साथ कुछ गलत यूज़ हो गया, जिसकी वजह से फिर इमरजेंसी प्रोविजन में भी चेंज लाई गई। जो मैं आपसे कहता था कि अमेंडमेंट्स की बात हम करते हैं। अमेंडमेंट क्या है? चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी सारे चेंज इस इमरजेंसी प्रोविजन में भी लाए गए हैं। फिलहाल वट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज जो ओरिजिनली बताया गया था इमरजेंसी में, ये बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी कब लग सकती है। इसके लिए तीन कंडीशंस बोले गए थे। एक तो था जब वॉर होगा या एक्सटर्नल
एग्रेशन होगा या था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस, दीज वर द ओरिजिनल प्रोविजंस कि कब कब हमारे मुल्क में, इंडिया में इमरजेंसी लग सकती है। एक तो था वॉर, अगर किसी ने हमला कर दिया ऐसी किसी कंट्री ने, लाइक हियर वर टू वॉर्स, चाइना इंडिया, इंडो चाइना वॉर, इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर था, उस टाइम पे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो सेकेंड जो कंडीशन थी दैट वाज एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई कंट्री हमें एग्रेशन दिखा रहा है किसी भी फॉर्म में तो उस टाइम पे भी हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि अगर अंदर मुल्क के अंदर कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम में आ जाएगी तो तब भी हम इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोविजन को देखें तो इंडिया इज डिस्टर्ब्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। नॉर्थ ईस्टर्न साइड से देयर इज नक्सलिज्म, अगर ऐसा ही होता तो आजकल उस बेसिस पे भी इमरजेंसी लगा सकते थे। साउदर्न में डिमांड होती है, अक्सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे डिमांड होती है, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट साउथ में भी चलते थे, तो उस बेसिस पे भी हमेशा इमरजेंसी लगानी थी। फिर इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से खालिस्तान इशूज देयर, तो उस बेसिस पे भी इमरजेंसी लगानी थी, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है। खालिस्तान इशू क्या है, जहाँ सिक्स मांग रहे अलग अपने लिए लैंड, दैट इज खालिस्तान। ऐसी अगर नॉर्थ इंडिया में देखिए कश्मीर इशू हैज ऑलवेज देयर बीन देयर, तो उस बेसिस पे भी फिर इमरजेंसी हमेशा ही लगनी चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए जो 3 प्रोविजंस रखे गए थे जिनके बेसिस पे इमरजेंसी लग सकती थी, इनमें भी कुछ चेंज लाई गई। वी विल डिस्कस ये चेंज क्या थी और कब जैसे चेंज लाई गई, वो भी हम देखेंगे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। बट बिफोर दैट ये नेशनल इमरजेंसी है ये कैसे लगता था, ये इसमें जो दिशा प्रोविजन था ये कैसे लगता था। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से बोलता था दैट कुछ किसी भी फ्रंट पे इमरजेंसी लगानी है, चाहे वॉर हो, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, प्रेसिडेंट तब जाके इमरजेंसी लगाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मुल्क में 3 बार इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी। वो कौन कौन सी किस किस टाइम पे है। एक तो जब इंडिया एंड चाइना वॉर हो गया। इंडिया चाइना वॉर कब हो गया, 1962 में। इट वॉज इंडिया चाइना वॉर। ऐसे ही सेकेंड टाइम कब हो गया, 1971 में ये इमरजेंसी लग गई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो गया, ये दूसरे टाइम पे हो गया। तीसरे टाइम जब मुल्क में इमरजेंसी लग गई दैट वाज इन 1975। ये 2 वॉर्स के टाइम पे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, 1975 में जब इमरजेंसी लग गई यहां पे, उसका रीजन क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। At that point of time, Congress was the ruling party under you can say Indira Gandhi. She was the Prime Minister of India. तो उन्होंने 1975 में internal disturbance के basis पे emergency यहाँ पे लगाई। बट प्रॉब्लम क्या थी इस 1975 के साथ कि इन्होंने ये बोलते कि एक तरफा डिसीजन था ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जब इनसे पूछा गया व्हाट वाज द रीजन कि आपने किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाई गई, तो रीजंस हमें ये बुकलेट वहीं से देती है। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर दिस इमरजेंसी जो 1975 में लगाई थी। लाइक दिस प्रोवाइड्स अस इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हमें क्या बताता है, प्राइस इंक्रीज, यानी कि उस टाइम पे 23% इन्फ्लेशन थी। इससे पहले 1975 से पहले हालात क्या मुल्क में हो गए थे, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत गुस्सा था लोगों में, तो वो प्रोटेस्ट करे ही जा रहे थे। ऐसी सेकंड रीजन, गुजरात और बिहार मूवमेंट शुरू हो गए थे। वो क्यों थे, क्योंकि इन दो जो पॉलिटिक्स वहां पे चल रही थी इन 2 स्टेट्स में, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, तो वहां पे मूवमेंट्स चल रहे थे इन गुजरात एंड बिहार, इन बोथ दी स्टेट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स विद जुडिशरी में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, यानी कि एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जुडिशरी के साथ, सरकार का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हिंदुस्तान की जुडिशरी के साथ। वो क्या कॉन्फ्लिक्ट था, इस टाइम तक क्या होता था, जो ये CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, वो चुना जाता था ऑन द बेस ऑफ सीनियरिटी। जब सीनियर मेंबर जज होता था तो उसको बनाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, बिफोर 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्होंने जस्टिस A.N. रे को चुना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच वॉज नॉट इन द लाइन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनसे पहले अभी और 2 सीनियर्स थे, तब जाके उनका नंबर आता टू बी द चीफ जस्टिस। लेकिन बीइंग क्लोज टू द एग्जीक्यूटिव, ही वाज बीइंग प्रमोटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। तो इस वजह से हालात खराब चल रहे थे मुल्क में, तो दैट वॉज द इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट ये सब क्यों था, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द उस टाइम पे जो कांग्रेस थी।
तो अपनी पॉलिसीज, अपनी गलतियों की वजह से जो हालात खराब थे मुल्क में, उसके बेसिस पे इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, विच बिकेम क्वेश्चनेबल दैट इमरजेंसी तो नहीं लगानी चाहिए थी इस चीज़ पे, क्योंकि आपके खुद के ऐसे मोमेंट्स थे जिसकी वजह से फिर आप मजबूर हो गए, आप इमरजेंसी लगा रहे थे। तो इस वजह से इस प्रोविजन को बाद में चेंज किया गया, कहा अगर ऐसा ही चलता गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इमरजेंसीज लगाते गए हम, तो हर एक सरकार जब उसको लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उनके पास जल्दी से यही तरीका है कि वो इमरजेंसी लगाएंगे। तो इसको हटाया गया। जो इससे पहले मैं प्रोविजन आपसे बता रहा था, जो 3 कंडीशंस थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज देयर, इसको हटाया गया एंड इट वाज मेड जब मुल्क में आर्म्ड रेबेलियन होगा तब जाके इमरजेंसी लग सकती है। आर्म्ड रेबेलियन यानी कि एक ऐसा रेबेलियन जहां पे हथियार यूज करेंगे लोग अगेंस्ट दिस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। अगर ऐसा कुछ होता है, इस कंडीशन में इमरजेंसी लग सकती है। इसी वजह से अमेंडमेंट हो गया। जो तीसरा प्रोविजन यहां पे था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको रिप्लेस किया गया विथ आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो ये किससे, ये 44th अमेंडमेंट था, इनके 44th चेंज थी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ये चेंज किया गया, इसको बनाया गया आर्म्ड रेबेलियन। अगर मुल्क में ऐसा होगा कि आर्म्ड रेबेलियन होगा तब जाके इमरजेंसी लग सकती है। कौन सी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। बट जो इमरजेंसी है ये कैसे, इसका तरीका क्या है लगाने का। अब देखो हाउ इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन इंडिया। फर्स्ट देयर इज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हम जानते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं जो सरकार बनाते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये पहले देने चाहिए रिटन रिकमेंडेशन देनी चाहिए किसको, प्रेसिडेंट को, यानी कि लिख के देने चाहिए, रिटन होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये रिटन देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, दैट कंट्री में ऐसे हालात आ गए, अगर कुछ वॉर हो रहा है या आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है इनसाइड द कंट्री, तो इनको राइटिंग में देना है प्रेसिडेंट को, दैट इंप्लीमेंट दिस नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसको रखेंगे किसके सामने, हाउसेस के सामने, लोकसभा और प्रेसिडेंट इसको रखेंगे हाउसेस के सामने, लोकसभा और राज्यसभा के सामने। लोकसभा और राज्यसभा जो है इनके पास 1 मंथ का वक्त है। दे हैव 1 मंथ किस चीज के लिए, ताकि वो इसको अप्रूव करे कि हमें मुल्क में जो है इमरजेंसी लागू करनी है। दे हैव 1 मंथ। तो जो ही वो अप्रूव करेंगे वहां से फिर शुरू होता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स तक क्या रहेगा यहां पे, इमरजेंसी। 6 मंथ्स के बाद क्या करना है, फिर से इस पे ऐसी इसको अप्रूवल आना है लोकसभा और राज्यसभा से, तब जाके 6 मंथ से आगे कंटिन्यू हो सकता है। यानी कि हर 6 महीने के बाद इसमें पहले अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि 6 महीने खत्म अभी नहीं होने चाहिए, पहली अप्रूवल आना चाहिए अगर इसको कंटिन्यू करना है आगे, तब जाके ये कंटिन्यू हो सकता है। तो व्हाट वी सॉ हियर, रिटन, पहले क्या होता था, रिटन रिकमेंडेशन नहीं होती थी, रिटन नहीं, राइटिंग में नहीं देते थे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तभी लूप होल्स थे पहले। लेकिन जब देखा गया कि ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी लगा सकता है प्रेसिडेंट को बोल के इमरजेंसी, तो इसीलिए बोला पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इन राइटिंग होना चाहिए। वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको करता है प्रेसिडेंट बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा। उनके पास 6 मंथ होते हैं और दिस 1 मंथ होता है टाइम टू पास दिस थिंग दैट वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस नेशनल इमरजेंसी। पहले अगर देखेंगे हम, पहले इसमें होते थे 2 मंथ्स, एंड टू पास दिस, पास करने का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी मिलनी चाहिए यहां पे। ये कौन सी मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी अगर मिलेगी, स्पेशल मेजॉरिटी, तब जाके इमरजेंसी लग सकती है इंडिया पे फॉर 6 मंथ्स फर्स्ट। स्पेशल दिस मेजॉरिटी क्या है, 2/3 ऑफ एमपीज, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, 2/3 ऑफ एमपीज अगर अप्रूव करते हैं इस चीज को, तो 6 मंथ के लिए इमरजेंसी लगती है। 6 मंथ खत्म होने से पहले फिर से इस पे अप्रूवल आना चाहिए बाय बोथ द हाउसेस, तब जाके ये इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है आगे। लेकिन मान लो कि 6 मंथ जो कंप्लीट होने वाले हैं, मान लो 5 मंथ्स हो गए, अब लास्ट मंथ बचा है, इसमें फिर से अप्रूवल करना है। इसके बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लोकसभा जो खत्म हो गया, तो क्या होगा इस टाइम पे, इमरजेंसी कंटिन्यू होगी विद द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा तो है बिकॉज राज्यसभा इज द बॉडी विच नेवर डिसॉल्व्स, वो हमेशा वहां पे होती है। इसमें बस क्या होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर होते हैं, तो राज्यसभा अप्रूवल देगा।
तो ये कंटिन्यू होगा इमरजेंसी। जो ही नया लोकसभा आएगा उनको विद इन 30 डेज इसको अप्रूव करना है, तब जाके ये कंटिन्यू इमरजेंसी होगी। जिस दिन का पहला दिन होगा नए लोकसभा का बैठने का, 30 दिन के अंदर उनको अप्रूव करना है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी वहीं पे खत्म हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में भी लग सकता है और किसी एक पार्ट में भी लग सकता है, दैट इज द नेशनल इमरजेंसी। तो वह सेइंग कि कैसे ये पास होता है बाय द हाउसेज और कैसे चलता जाता है, 6 मंथ पे इसको अप्रूव करना पड़ता है, वैसी नेशनल इमरजेंसी चलती जाती है। तो अब आपने खुद देखा जो यहाँ पे असल में न्यूज़ है हमारा, व्हाट इज दैट, हमने जो आपको बताया था अभी 1975 में इमरजेंसी लगी थी एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो उसी इवेंट को 50 साल पूरे हो गए 2024 में, ऑन जून 25 को लगा था 1975। तो जून 25 2024 में इसको 50 साल हो गए इस इंटरनल इमरजेंसी को लगे हुए, तो इसीलिए इट बिकेम द न्यूज। तो वही अब लिखा हुआ है अबाउट इमरजेंसी, द बेसिक थिंग्स व्हिच आई मेंशन्ड, 28 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्यों है इमरजेंसी? ताकि सेफ गार्ड हो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एंड आर्टिकल्स जो है वो रिलेटेड 252 से लेकर 360 तक है। स्टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली 352 आर्टिकल, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। तो वही बता रहा है फिर यहाँ पे टाइप्स क्या नेशनल इमरजेंसी के। आप फिर से वही चीजें देखोगे यहाँ पे टाइप्स। एक तो नेशनल इमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंट करता है लागू ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर वो थ्रेट में है सिक्योरिटी तब जाके इमरजेंसी लगती है। किस बेसिस पे? ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, दैट इज एक्सटर्नल इमरजेंसी, या आर्म्ड रेबेलियन। पहले क्या था? इंटरनल, या इसको कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। पहले क्या था यहाँ पे? इट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको फिर चेंज किया गया इस वर्ड को। यही आर्टिकल 352। तो वही ये कह रहा है अभी तक 3 बार लगी है, जो मैंने मेंशन किया कि 3 बार कब कब लगी है। 1962 इट वाज इंडो चाइना वॉर, 1971 इट वाज इंडो पाकिस्तान वॉर, एंड उसके बाद 1975 किसकी वजह से? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इसके बाद व्हाट इज देयर? द इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो यही लिखा है फिर से आर्म्ड रेबेलियन से इसको चेंज किया गया। अब ये विड्रॉ, मान लो कि इमरजेंसी चल रही है नॉर्मली, अब जब ये विड्रॉ करना होगा, ये विड्रॉ कैसे कर सकते हैं? इसके भी डिफरेंट तरीके हैं, इसके भी तीन तरीके हैं कि इसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आई विल टेल यू द वेज हाउ कैन वी विड्रॉ द नेशनल इमरजेंसी। एक तरीका हमारे पास क्या है? सिंपली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रोक्लेमेशन लाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक प्रोक्लेमेशन लाएंगे जिसकी वजह से इमरजेंसी जो है ये एंड हो जाती है। ये प्रेसिडेंट इशू करता है ऑन द एडवाइस। अब देखो प्रेसिडेंट खुद कुछ नहीं करता है, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी एडवाइस पे बाउंड है वो, दिस बाइंड है वो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब प्रोक्लेमेशन लाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो तब जाके ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है? दिस इमरजेंसी कम्स टू एन एंड। तो इसके बाद नेक्स्ट तरीका क्या है? दैट वो था कि अगर लोकसभा ने इसको विद इन 30 डेज अप्रूव नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि हाउस ने अप्रूव नहीं किया, अगर 6 मंथ इमरजेंसी चली, 6 मंथ से पहले किसी एक दोनों में से अगर एक हाउस ने भी अप्रूव नहीं किया तो तब भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसको कंटिन्यू करने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि दोनों हाउसेस को अप्रूव करे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर दोनों में से एक भी हाउस ने अप्रूव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका क्या है? सेकंड आई मेंशन, अगर अप्रूवल नहीं मिला किसी हाउस से, अप्रूवल लोकसभा या राज्यसभा, अगर इन दोनों में से किसी से अप्रूवल नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है? दैट जिससे नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, दैट इज यहां पे पावर्स, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव पावर्स मिले हैं लोकसभा को इन टर्म्स ऑफ एंडिंग दी नेशनल इमरजेंसी। अगर लोकसभा को ऐसा लगा कि हमें इमरजेंसी एंड करनी है तो उनके पास एक स्पेशल पावर है इस मैटर में कि वो विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी। वो कैसे? 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 10% ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा में मेंबर्स कितने होते हैं? 543। 10% कितना होगा? अगर 54 मेंबर्स ने अगर एक रिटर्न में दे दिया, दैट टोटल जो इसके ये मेंबर्स है 543, इसमें से 10% लोगों ने अगर प्रेसिडेंट से बोला, अगर प्रेसिडेंट से ये बोला कि दिस वी वांट टू एंड दी नेशनल इमरजेंसी, इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाओ, तो वो सेशन बुलाया जाएगा, तो उसी में फिर इस इमरजेंसी को एंड किया जाएगा। या तो ये तरीका कि प्रेसिडेंट से बोले,
उनके पास दो तरीके हैं इन 10% मेंबर्स के पास, या तो ये प्रेसिडेंट से बोलेंगे या तो इनके पास दूसरा है कि स्पीकर से बोला जाए। किस चीज के लिए? एक स्पेशल सेशन कंडक्ट किया जाए लोकसभा का, जहां पे हम सब बैठेंगे लोकसभा मेंबर्स, एंड वहां पे लोकसभा कैन एंड दिस नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। अगर 50% जो सिटिंग एंड प्रेजेंट है वहां पे इस हाउस में 50% लोगों ने अगर वोट दिया कि हाँ जी वी हैव टू एंड दिस नेशनल इमरजेंसी, वो आराम से एंड होगी। लेकिन जो ये दो केसेस है, या तो प्रेसिडेंट से बोलेंगे ये 10% मेंबर्स, या तो स्पीकर से बोलेंगे। ये दो केसेस कैसे बन गए? अगर देखो हाउस जो है लोकसभा, इसके सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं साल में। मॉनसून सेशन है, ठीक है, ऐसे ही हमारा जैसा विंटर सेशन है या एक बजट सेशन है, 3 सेशंस है। तो जो ये बीच में ब्रेक होती है, अगर ऐसा इस टाइम पे इनको इमरजेंसी खत्म करनी होगी जब हाउस सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को बोलता है कि कंडक्ट ए स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा। अगर हाउस सेशन में है तब सीधे स्पीकर को ये रिटन डॉक्यूमेंट जाएगा कि दैट वी वांट टू कंडक्ट ए स्पेशल या ज्वाइंट स्पेशल सेशन ऑफ द लोकसभा, जहां पे वी हैव टू डिसाइड अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, वी हैव टू एंड दिस नेशनल इमरजेंसी। तो फिर से बता रहा हूं, अगर हाउस सेशन में नहीं है, एज आई मेंशन्ड कि लोकसभा हैज गॉट स्पेशल पावर फॉर द एंड ऑफ द फॉर एंडिंग द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन कैसे? पहले 10% मेंबर्स जो है वो क्या करेंगे, वो एक नोटिस देंगे किसको, या तो प्रेसिडेंट को या तो स्पीकर को। प्रेसिडेंट को कब नोटिस देंगे? अगर हाउस सेशन में खुद नहीं है तो प्रेसिडेंट को नोटिस देंगे दैट कंडक्ट अ स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा दैट विल एंड द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर वहीं बैठा होता है, तो स्पीकर को नोटिस देते हैं दैट कंडक्ट अ स्पेशल सेशन ऑफ द लोकसभा, जिसमें हम इमरजेंसी को एंड करना चाहते हैं। और वहां किस मेजॉरिटी से करते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। तो रिमेंबर दिस, इमरजेंसी लागू करना इज ए टफ प्रोसेस बिकॉज दैट नीड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन अगर इमरजेंसी को एंड करना है, इट कैन बी एंडेड थ्रू ए सिंपल मेजॉरिटी, और वो भी सिर्फ कौन? लोकसभा। दे डज नॉट रिक्वायर द परमिशन ऑफ राज्यसभा, दे डज नॉट रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ राज्यसभा इन एंडिंग द इमरजेंसी। This straight away can on its own Lok Sabha can do one thing, it can end the national emergency based on the simple majority. But उसके लिए क्या है? स्पेशल सेशन कंडक्ट करना है। स्पेशल सेशन का मतलब ये है कि सब लोग बैठेंगे वहां पे और वो डिसाइड करेंगे, अगर सिंपल मेजॉरिटी, अगर वोट्स मिले मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग जो वहां पे बैठे हैं, जो प्रेजेंट है, तो तब जाके नेशनल इमरजेंसी वहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन इसके बाद व्हाट आई वांट टू डिस्कस दैट जो नेशनल इमरजेंसी है, हमने अभी इतना देखा कि कौन सा आर्टिकल है, किस कंडीशन में लगता है ये, एंड कैसे लगता है, प्रोसेस क्या है इसके लगाने का, और एंड कैसे करा जाता है। ये सब चीजें हम जान चुके हैं। बट इफेक्ट्स क्या होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है? तो वी विल सी द इफेक्ट्स ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी। डिफरेंट इफेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वी विल सी द डिफरेंट इफेक्ट्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव। वी आर डिस्कसिंग इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है सारा पावर उसके पास आता है। अब वो डायरेक्शन देते हैं स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव्स को कि कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करना है। इनकी शॉर्ट में पावर्स जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास है। सरकार जो सेंटर की सरकार है उसके पास पावर्स आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करते हैं कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अंजाम देना है। दैट इज द एग्जीक्यूटिव कॉन्सिक्वेंस है। एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। सेकेंड इज लेजिस्लेचर पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो लेजिस्लेचर सेंटर में हम किससे बोलेंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, और स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। अब अगर सेंटर की बात करूं, सेंटर में आता है पार्लियामेंट। शॉर्ट में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट की लाइफ 1 साल बढ़ जाती है, 1 ईयर। अगर वो डिसॉल्व होने वाली होगी, खत्म होने वाला होगा 5 साल के बाद, जो 5 साल टेन्योर होता है, अगर वो खत्म होने वाला होगा तो 1 साल से उसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है। सेम इज द केस विथ, अगर स्टेट्स की बात करूं, वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी भी लाइफ बढ़ जाती है कितना? बाय 1 ईयर। दैट्स द इफेक्ट ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। लेकिन मान लो कि आज जो है, आज इसकी लाइफ 1 साल बढ़ गई और यहां से नेशनल इमरजेंसी चल रही है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो व्हाट विल हैपन अगर ऐसा हो गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये एंड हो गई। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 मंथ्स नेशनल इमरजेंसी विल एंड। मान लो कि वॉर हो गया, तो नेशनल इमरजेंसी चल रही है, इंडिया चाइना वॉर चल रहा है, और आज हमने 1 साल से लाइफ बढ़ाई किसकी? लोकसभा की, तो आज से वो एक्स्ट्रा 1 साल शुरू हो गया।
और मान लो 2 ही महीने के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई क्योंकि वॉर खत्म हो गया, तो विद इन 6 मंथ्स जो है नया इलेक्शन होगा, जो ये पार्लियामेंट था ये वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स। दैट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द लेजिस्लेचर। तीसरा इफेक्ट हमारे पास क्या है, दैट इज द इफेक्ट ऑन द फिनेंसेस। इफेक्ट ऑन दी फाइनेंसेस, तो उस टाइम पे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है बिटवीन द सेंटर एंड दी स्टेट, उसमें क्या होता है, हम जानते हैं दैट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। वी नो दैट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हम जानते हैं जीएसटी, आईजीएसटी जो होता है, तो कलेक्ट करता है सेंटर बहुत पैसा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट्स के साथ। तो उस टाइम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, दैट द सेंटर जो है, ये जो इनका एग्रीमेंट है स्टेट्स के साथ कि कैसे हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है, या उस टाइम पे वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीज हो जाता है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इज देयर इन द प्लेस। तो उस टाइम पे स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स होता है वो उस टाइम पे सीज हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, वो पैसा सेंटर के पास ही रहता है। तो दैट इज द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फाइनेंसेस होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट सीजेस टू बी, यार यू कैन से दैट जो चल रहा होता है वो उस टाइम पे ऑपरेशन में नहीं रहता एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब इसका इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो हमारी लाइफ या डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ही फंडामेंटल राइट्स जिससे हम डेवलप हो जाते हैं, तो वो राइट्स हमारे पास इंडिया में है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन राइट्स के साथ क्या होता है, वी हैव डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द राइट्स। तो उस टाइम पे जो ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, सबसे पहली बात जो अंडर 19 आर्टिकल 19 जो है 19th आर्टिकल, इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया है, फ्रीडम टू वोकेशन है, ऐसी फ्रीडम, दिस एक प्रॉपर्टी भी इसका हिस्सा था बट लेटर इट वाज डिलीटेड फ्रॉम दिस 19th आर्टिकल, या फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम दिस राइट टू फ्री दैट वी कैन गो फॉर द प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सब प्रोटेक्शन हमें कौन देता है, आर्टिकल 19 देता है हमें। तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो ही नेशनल इमरजेंसी लगता है, ये फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 जो है ये सस्पेंड हो जाते हैं, ये उस टाइम पे एक्टिव नहीं रहते। तो उस टाइम पे यू कांट रोम अराउंड फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। उस टाइम पे देयर इज द प्रोविजन कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये जो भी अब आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे, वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और ये किस में लिखा है, आर्टिकल 358 में ये लिखा है कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 क्या लिखता है, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है, राइट फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16, दिस 17 है, 18 है, तो ये डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है। वी हैव 21, दिस 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, तो उनको भी उस टाइम पे सस्पेंड करवा सकती है गवर्नमेंट, अगर उनका मन हो, या जो भी उनको सस्पेंड करवाना होगा वो करवा सकते हैं। एक तो पहला आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट डोंट नीड्स एन ऑर्डर टू गेट द सस्पेंडेड, वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। वो किस में लिखा है, 358 आर्टिकल जो हिंदुस्तान का आईन है उसके 358 आर्टिकल में यही लिखा है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम पे अंडर आर्टिकल 19 जो है, इसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब खुद ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और अगर बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है वो भी गवर्नमेंट कर सकती है, वो लिखता है आर्टिकल 359। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इन एनी कंडीशन दोज फंडामेंटल राइट्स कांट बी सस्पेंडेड, दैट इज अंडर आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 20 है और अंडर आर्टिकल 21, ये 2 फंडामेंटल राइट्स ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज 20 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है। तो लेट अस डिस्कस दीज 2 आर्टिकल्स, 20 क्या है एंड 21 क्या है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जब हमें अरेस्ट किया जाता है या जब हम जेल में होते हैं, तो जब पे हम पे कार्रवाई चल रही होती है, तो उसके रिलेटेड 3 प्रोटेक्शंस हमारे पास है जो हमें आर्टिकल 20 देता है। वो क्या है, पहली बात, आप पे केस लगा, आप पे कभी भी पोस्ट फैक्टो जो दिस लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मर्डर किया है, अगर मैंने मर्डर 10 साल पहले किया है, मेरी कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है मुझ पे, 10 साल पहले मर्डर की जो सजा थी वो थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दैट वाज दी दैट आई कैन से दैट उस टाइम पे सजा थी। लेकिन आज 2024 है, इस प्रोसेस के बीच में सजा चेंज हो गई है। आज जो सजा है, मान लो वो क्या है, दैट इज हैंग टिल डेथ। जिसने भी मर्डर किया, रेप एंड मर्डर किया है, हैंग टिल डेथ। तो मुझे अगर आज सजा सुनाई जा रही है तो मुझे आज के हिसाब से सजा नहीं होगी, जो जब मैंने क्रिमिनल एक्ट किया है, जो उस टाइम पे सजा थी, मुझे वही सुनाई जाएगी। तो पहला प्रोटेक्शन वही है, वही हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1, यानी कि पोस्ट फैक्टो जो दिस लेजिस्लेशन है वो इंप्लीमेंट मुझ पे नहीं होगी। मतलब वही है, जिस टाइम पे मैंने जुर्म किया था, उस जुर्म का जो सजा उस टाइम पे था वही मुझ पे लगेगा। नई सजा अगर वो चेंज हो गई है, सजा इस जुर्म के लिए, इस सेम जुर्म के लिए, वो मुझ पे अप्लाई नहीं होगी। ऐसी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये हमें क्या कहता है कि एक गुनाह के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में एक ही सजा हो सकती है। वी कांट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्रिमिनल एक्ट। कोर्ट ने जो सजा दी बस वही सजा है, 2 बार सजा कोर्ट नहीं दे सकता है, जिसे कहते हैं डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी। तो इससे क्या पता चला कि एक बार सजा हो सकती है। हाँ, अगर इसमें आप एक्सेप्शन ये है, मान लो कि इफ आई एम सर्विंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आई एम द IAS ऑफिसर एंड मैंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैंने वो सजा खत्म मेरी हो गई, अब डिपार्टमेंट भी मुझे निकाल रहा है, क्या हम इसको डबल सजा मानेंगे? अगर मुझे अपना डिपार्टमेंट निकाल रहा है ड्यू टू द क्रिमिनल एक्ट विच आई हैव डन, क्या इसको हम डबल सजा मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी कहा कि डबल सजा, मैंने कहां पे कहा? कोर्ट ऑफ लॉ में। वो डबल सजा नहीं दे सकते। ऑफिस मुझे इजीली निकाल सकता है ऑन द बेस ऑफ द क्रिमिनल एक्ट विच आई हैव डन, तो उसको हम डबल सजा नहीं बोलेंगे। मैं कोर्ट की बात कर रहा था, कोर्ट एक गलती की एक ही बार सजा दे सकता है, नॉट 2 टाइम्स। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2। एंड उसके बाद इसी आर्टिकल में 20 क्लॉज 3 जो है वो क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, यानी कि आप अपने गुनाह के लिए खुद सबूत नहीं बन सकते हो। बट नॉर्मली वी सी इन द सोसाइटी कि पुलिस, जो मूवीज में भी दिखाया जाता है कि पुलिस पीट रही है कि कबूल करो अपना गुनाह कि आपने ये किया है, दैट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। पुलिस कांट बीट यू ऐसे कि आप अपने ही बारे में खुद गवाह बनो, खुद सबूत बनो अपने ही, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आप खुद दो अपने बारे में कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। इफ यू हैड डन सच एक्ट, द काम दैट टास्क ऑफ द पुलिस इज सबूत इकट्ठे करना कि इसने ये गुनाह किया, इसने क्रिमिनल किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है। दे कांट बीट वी पीपल दैट क्रिमिनल एक्ट के बाद हम खुद अपने लिए एविडेंस बने, हम खुद अपना सबूत खुद अपने मुंह से दे दे, इसके लिए जुल्म नहीं हो सकता है जेल में। वही कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये पूरा आर्टिकल 20 है। सिंपली मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया व्हाट इज आर्टिकल 20। ऐसी आर्टिकल 21 क्या कहता है? दिस इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। लाइफ शुड बी डिग्निफाइड, नॉट ओनली राइट टू लाइफ, यानी कि डिग्निफाइड अनलेस अदरवाइज हम कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे, हम लॉ के खिलाफ नहीं जा रहे। वी हैव द राइट फॉर द डिग्निफाइड लाइफ. No one can play with you can say that with we people in different aspects. So we have the right to dignified life here in India under Article 20, this Article 21. तो ये दो आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट आई मेंशन जब नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है उसमें आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 वो भी सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट, जो उनका मन हो, जो भी दिस फंडामेंटल राइट सस्पेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 359 में खुद लिखा है कि गवर्नमेंट कैन सस्पेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. That was the effect of the national emergency on different aspects. We saw the effect on executive, उस टाइम पे सेंट्रल पावर में आता है, और जो स्टेट्स जो है एग्जीक्यूटिव है तो उनके साथ क्या होता है, उनको डायरेक्शन सेंटर ही देता है दैट हाउ यू हैव टू वर्क एक्चुअली। तो उसके बाद नेक्स्ट था लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस कि लेजिस्लेचर के साथ क्या होता है, 1 साल लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस 1 साल में फिर पहले 2 या किसी भी टाइम पे जिस नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है, अगर वॉर खत्म हो गया जिस भी बेसिस पे इमरजेंसी लगी थी, अगर वो चीज खत्म हो गया, दैट मींस नेशनल इमरजेंसी खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो विद इन 6 मंथ्स जो है क्या करते हैं दैट दिस जो ये पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है इनको विड्रॉ करना पड़ता है, डिसॉल्व होता है और नया इलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो ये सारा हमने भी इस प्रोसेस सीखा नेशनल इमरजेंसी का, इसमें चेंज क्या है। जैसे मैंने पहली चेंज की थी दिस रिटन होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये चेंज कहां से आया? तो डिफरेंट चेंज,
चेंज किससे आए? ये मेजरली 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, जिस टाइम पे जनता गवर्नमेंट थी। क्योंकि 1977 तक जो है दिस कौन सी गवर्नमेंट थी? 1976 या 77 के दिस शुरू में, तो उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इमरजेंसी भी 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही लगाई थी, लेकिन कांग्रेस उसके बाद हार गई एंड न्यू गवर्नमेंट वाज जनता गवर्नमेंट। तो उन्होंने चेंज लाई इस इंटरनल इमरजेंसी में या नेशनल इमरजेंसी पे। उन्होंने क्या बोला? पहला जो ये वर्ड था, जो मैंने आपको पहली चेंज बताई थी, दैट इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये रिप्लेस हो गया किससे? आर्म्ड रेबेलियन से। ये किसने किया? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो जो भी गलत प्रोविजंस या ऐसे प्रोविजंस लगाए गए थे इस इमरजेंसी में, जो इससे पहले अमेंडमेंट एक्ट आया था 1942 दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो उनको रिवर्स किया 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, जो जनता गवर्नमेंट ने लाए वो अमेंडमेंट्स। तो ऐसी 44th ने इसमें क्या किया चेंज? जो हम देख रहे थे इंटरनल डिस्टर्बेंस पे इमरजेंसी लगाई जाती थी, उसको चेंज किया आर्म्ड रेबेलियन से। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस पे कभी भी इमरजेंसी नहीं लग सकती है। सेकेंड चेंज जो आई, दैट प्रेसिडेंट तभी लगा सकता है दिस नेशनल इमरजेंसी जब उसके पास रिटन होगा किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। यू कैन से जो कैबिनेट है, कैबिनेट का ही डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम बोल सकते हैं जब उनका रिटन डॉक्यूमेंट होगा दैट हमें यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी है, तब जाके वो इमरजेंसी लग सकती है। एंड जो तीसरी सेकेंड चेंज व्हाट आई मेंशन्ड, ये फर्स्ट थी दैट इंटरनल डिस्टर्बेंस गॉट रिप्लेस्ड विथ आर्म्ड रेबेलियन। सेकेंड चेंज क्या था? दैट पहले जो है ये नेशनल इमरजेंसी लगती थी सिंपल मेजॉरिटी से, ये पहले लगती थी सिंपल मेजॉरिटी से, और जो इसमें टाइम ड्यूरेशन था, मैंने आपको बताया था पहली कि 1 मंथ के अंदर अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा को पास करना पड़ता है इसको लागू करने के लिए। पहले जो 1 मंथ था दैट वाज एक्चुअली दे वर 2 months, 2 मंथ दिए जाते थे लोकसभा राज्यसभा को इस चीज को पास करने के लिए, दैट शुड वी इंप्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी और नॉट। इसको कन्वर्ट किया, सिंपल मेजॉरिटी को बनाया स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए, और 2 मंथ्स को बनाया 1 month, 1 मंथ में अप्रूवल आना चाहिए फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज थी दैट वाज कि पहले क्या था, इमरजेंसी जब लग गई वो फिर कॉन्टिन्यूअस चलती थी। एक बार अप्रूवल दिया लोकसभा और राज्यसभा ने, वो फिर कॉन्टिन्यूअस चलती थी। जो तीसरी चेंज आई फिर इसमें, वो तीसरी चेंज क्या थी? दैट थर्ड चेंज वाज कि 6 मंथ के बाद इसमें फिर से अप्रूवल आना चाहिए। आफ्टर एवरी 6 months, आफ्टर एवरी 6 months अप्रूवल आना चाहिए बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, तब जाके इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है अगर 6 मंथ से आगे इसको ये चलाना है तो। एंड जो ये लोकसभा को स्पेशल पावर मिला था कि स्पेशल सिटिंग, जो मैं आपसे कह रहा था कि लोकसभा को स्पेशल पावर मिला है कि वो स्पेशल सिटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं फॉर दैट थिंग कि अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म करनी है, तो वो भी 44th अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया कि लोकसभा को मिले स्पेशल पावर्स टू एंड national emergency. That was also added by the 44th Amendment Act. और जो ये प्रोविजन था कि किसी भी सूरत में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी हालात में, अगर नेशनल इमरजेंसी चल भी रही है, तो वो चीज़ भी किसने लाया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट ने चेंज थी कि कैसे इसको स्ट्रांग बनाया गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। So that was the change introduced by 44th Amendment Act into the Article 352 which talks about the national emergency. तो यही हमारा न्यूज़ था कि 50 साल कंप्लीट हो गए हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में ऑन द बेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो उस टाइम से लेकर अभी तक जो चेंज हो गया दैट वाज आर्म्ड रेबेलियन, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को ही चेंज किया गया। अब यहां पे वही लिखा है प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अप्रूवल वही लिखा है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month, जो मैंने आपको बताया फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, इमरजेंसी जो है ये कंटिन्यू होगी 6 months के लिए एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर एवरी 6 months। यानी कि आप देखो यहाँ पे लिखा भी है हर 6 मंथ के बाद ये कंटिन्यू हो सकती है एक लंबे टाइम तक, जहां तक इनका मन करे, लेकिन हर 6 महीने के बाद अप्रूवल फिर से आना चाहिए। और यहां पे लिखा भी है कि सलाह 44th अमेंडमेंट एक्ट, जो मैं आपको यहां समझा चुका हूं कि एवरी 6 months के बाद अप्रूवल आना चाहिए।
इसके बाद इफ दैट हाँ, अगर इसके बीच फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा नेशनल इमरजेंसी के साथ, ये मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यसभा इसको अप्रूव करता है और उसको कंटिन्यू करता है, और जिस टाइम फिर नई लोकसभा बैठती है उनको विद इन 30 डेज, फर्स्ट सिटिंग जब उनकी होती है विद इन 30 डेज उसको अप्रूव करना होता है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तो वही यहां पे लिखा है, इफ द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months विदाउट अप्रूविंग फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी देन प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राज्यसभा इन द मीन टाइम अप्रूव इट्स कंटिन्यूएशन। राज्यसभा जरूरी है, उनने अप्रूव किया होना चाहिए, तब जाके कंटिन्यू होती है। जब लोकसभा नई बनेगी, वो बैठेगी, 30 दिन का टाइम होता है उनके पास, इन 30 दिन में उसको अप्रूव करना होता है कि कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर उन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। ऐसे ही लिखा है, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल। हाँ, यही वही बात है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, पहले थी ये सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन बाद में इसको चेंज किया, ये क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। यहां पे लिखा है किसने लाया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। और रिवोकेशन आपको बता चुका हूं ये कैसे हट जाती है, रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम अगर वो प्रोक्लेमेशन लाता है, लेकिन किसके कहने से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने से। सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन लाओ टू एंड द नेशनल इमरजेंसी, वो प्रोक्लेमेशन लाएगा और ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या होगा, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। सेकंड तरीका क्या है, रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल और कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक स्पेशल पावर था लोकसभा का, सिर्फ लोकसभा के पास है कि वो स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी से अगर एक स्पेशल सेशन रखते हैं, वो उसमें सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये पास करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है तो इजीली खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज राइटिंग अबाउट दिस नेशनल इमरजेंसी, दैट इज रीजंस। हाँ, 1975 रीजन मैं आपको बता चुका हूं रीजंस क्या थे, एंड implications और criticism of imposing internal emergency। जो 1975 में जो criticism हो गया था इस पे कि क्यों लगाया इमरजेंसी 1975 में, वो क्या था, उस टाइम पे पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा था, सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज पड़ा था उस टाइम पे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कर्टेल या रेस्ट्रिक्ट किए थे फंडामेंटल राइट्स उस इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में इमरजेंसी लगी थी। प्रेस पे बैन लगाई थी या सेंसरशिप लगाया था प्रेस पे, उनको चेक किया जाता था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, तो मैंने बताया कि इफेक्ट्स क्या थे, उस टाइम पे पावर्स सेंट्रलाइज होते हैं, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो सारे पावर्स अपने पास रख लेता है। ऐसे ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, जो मैंने आपसे कहा था कि उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे लोकसभा की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, ये भी इसका इंपैक्ट था, इस पर क्रिटिसाइज किया गया था। ऐसे ही दिस क्रैकडाउन ऑन डिसेंट, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी अपोजिशन लीडर्स ने बहुत ही आवाज उठाई थी इस इमरजेंसी पे, तो उन सब अपोजिशन लीडर्स को क्या किया गया था, दे वर पुट बिहाइंड दी बार्स। वही अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड विदाउट ट्रायल अंडर लॉज लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। बहाना बना गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का जो एक्ट था, इसके अंडर सब जो अपोजिशन लीडर्स थे जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे उन सबको जेल्स में डाला गया। सोशल इंपैक्ट क्या था, मिस यूज ऑफ पावर हो गया उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ऐसी इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पे हो गया, जो भी बाकी जैसे जमात इस्लामी है, आरएसएस है, इन पे काफी ज्यादा अप्रहेंशंस थे ही, तो इन पे बैन लगा गया उस टाइम पे जब 1975 इमरजेंसी लग गया। फोर्स्ड स्टरलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम पे इंडिया की आबादी बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे क्या करवाया गया इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, यानी कि जिसे हम नसबंदी कहते हैं, वो फोर्सबली करवाया गया, जो तैयार भी नहीं था। इनफैक्ट द स्लम डिवेलपर्स वर देयर, जहां पे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी, उनको फोर्स स्टरलाइज करवाया गया। वही है द पुश फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इंटरसेक्टेड विद सिटीजंस राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, यानी कि रिप्रोडक्टिव फ्रीडम ही छीन ली गई, उनसे फोर्सबली स्टरलाइजेशन करवाते थे उनकी, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बट इट वाज फोर्सबली व्हिच इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी केस। तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस छीना गया। उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उनका जुडिशियल रिव्यू पावर छीना गया था उस टाइम पे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते ऑन द बेस ऑफ दिस इमरजेंसी। तो वो भी एक इंपैक्ट था किसका, इस इमरजेंसी का, जो 1975 में लगी थी। सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम।
तो उसके बाद वही है कि चेंज क्या लाए, दैट्स जो 44th अमेंडमेंट हमारा है, तो उसकी वजह से चेंज क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू ओपन दैट बुकलेट। तो जो भी चेंज थे जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने लाए थे, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दोज थिंग्स। तो इन एक्स्ट्रा टू दिस द इंफॉर्मेशन ऑफ बुकलेट, आई वांट टू डिस्कस जो आर्टिकल 356 था, जो हमारा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में हमारा वो कहता है, ये भी एक टाइप ऑफ इमरजेंसी है। और आर्टिकल 360 हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, ये कैसे लगता है, इस पे कैसे अप्रूवल आता है और ये किस बेसिस पे लगता है, रीजन क्या है इसको इंप्लीमेंट करने का। अगर आर्टिकल 356 देखिए हम, इस जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में, इसका रीजन क्या होता है, अगर कभी भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे चल नहीं रहा है, ये कौन देखता है, गवर्नर देखता है। अगर स्टेट फेल हो रहा है, दैट स्टेट इज नॉट रनिंग ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तब गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि ऐसा मसला चल रहा है स्टेट में, इट्स नॉट रनिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का आइन है। तो उस टाइम पे सीधे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अंडर आर्टिकल 356। तो शॉर्ट में, व्हेन स्टेट इज नॉट गोइंग थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो उस टाइम पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356। लेकिन एक और तरीका है, एक और रीजन है, तरीका नहीं, एक रीजन एक और है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, दैट इज उसके लिए एक और आर्टिकल है, दैट इज 365। इसके अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फॉलो नहीं हो रही है कहां पे, स्टेट में, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगता है। और ये 365 क्या है, ये भी प्रेसिडेंट रूल ही बताता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विथ डायरेक्शंस ऑफ सेंटर। स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहा है, स्टेट सेंटर का कहना नहीं मान रहा है, तो नाफरमानी जिसे हम कहते हैं, तो उस नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, दैट सेंटर कैन अप्लाई प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 365। ये इसमें लिखा है, अगर ऐसा होता है कभी स्टेट मान नहीं रहा है सेंटर का कहना, कंप्लाई नहीं कर रहा है सेंटर के ऑर्डर्स के साथ, तो उस टाइम पे क्या भी लगेगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और पहली कंडीशन हम जानते हैं जो आर्टिकल 356 कहता है, अगर स्टेट इज नॉट गोइंग थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तब भी क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे, इसका प्रोसीजर कैसे, जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट कैसे नेशनल इमरजेंसी लगाता है विद द अप्रूवल ऑफ द हाउसेस, तो ये प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, इसके लिए भी प्रोसीजर है। प्रेसिडेंट रूल जो है, दैट इफ वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, ये भी वैसे ही क्या जाता है कि इनके पास लोकसभा और राज्यसभा के पास उनके अप्रूवल के लिए, तो मान लो, और टाइम कितना होता है कि इनके पास फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा, यहां पे राज्यसभा एंड लोकसभा इनके पास जाता है, इनके पास टाइम कितना होता है, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स है इनके पास इसको अप्रूव करने के लिए। अगर मान लो कि J&K स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट भेजेगा ये किसको, लोकसभा राज्यसभा की पार्लियामेंट को, उनके पास 2 मंथ्स का वक्त है इस चीज को अप्रूव करने के लिए। अगर अप्रूव हो गया तो ये चलेगा कहां तक, 6 मंथ्स तक, कहां, 6 मंथ्स तक। लेकिन ये मंथ कहां से शुरू होंगे, यहां से, ये 2 मंथ्स इंक्लूडेड है इसमें, तो 4 मंथ और चलेगा। 6 मंथ के बाद अगर फिर से और अप्रूवल आता है, तो फिर से क्या लग सकता है, उस स्टेट पे कंटिन्यू हो सकता है प्रेसिडेंट्स रूल। लेकिन जब 1 साल होता है कंप्लीट, 1 साल के बाद ये सिंपली ऐसे नहीं चल सकता कि इन दोनों हाउसेस का मन किया तो इसको और 6 मंथ चलाए, जैसे नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था। यहां पे ऐसा नहीं है, अगर 1 साल के बियॉन्ड इसको कंटिन्यू करना है प्रेसिडेंट्स रूल को, तो उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसे हालात होने चाहिए। कौन से कंडीशंस, या तो अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है इस एरिया में या पूरे इंडिया में, तब ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 2, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्टिफाई किया कि इस टाइम पे हालात इस स्टेट के ठीक नहीं है कि वहां पे इलेक्शन कराया जाए, तो वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये 10 साल तक कंटिन्यू चल सकता है, 5 साल तक कंटिन्यू चल सकता है, ये भी फिर अप टू 3rd ईयर, यानी कि 3 साल तक चल सकता है। 3 साल के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल नहीं चल सकता। व्हाट आई मेंशन, शुरू होता है अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ऐसी मिली बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे नहीं चल रहा है, या अगर ऐसा केस हुआ कि स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहा है सेंटर के साथ, तो प्रेसिडेंट लगाएगा प्रेसिडेंट रूल। लेकिन कैसे, वो ये भेजेगा ये रिपोर्ट किसको, लोकसभा राज्यसभा को, उनके पास 2 मंथ होंगे इसको अप्रूव करने के लिए, तो वो 6 मंथ तक चलेगा, राइट फ्रॉम जब से ये ड्यूरेशन शुरू हो गया, इंक्लूडिंग दीज 2 मंथ्स।
तो 6 महीने के बाद इसको अगर और अप्रूव मिला तो 1 साल तक जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद ये नॉर्मली ऐसे नहीं जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा ने फिर से अप्रूव किया तो फिर से शुरू हो गया, नहीं, 1 साल के बाद अगर ये 2 कंडीशंस है तो ही इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, या तो नेशनल इमरजेंसी अगर इफेक्ट में होगी उस टाइम पे मुल्क में या इस स्टेट में, या तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा बोल रहा है कि इस स्टेट में अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे ये कंटिन्यू किया जा सकता है। फिर भी अप्रूवल चाहिए ही वैसे 6 मंथ्स का, लेकिन मैक्सिमम अगर जा सकता है 3 साल तक। 3 साल के बाद ECI कांट मेक एनी बहाना कि अभी इलेक्शन नहीं कर सकते। 3 साल इज द मैक्सिमम टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। अब जो प्रेसिडेंट्स रूल है इस टाइम पे भी कुछ इफेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट रूल के, किस पे, जैसा स्टेट पे। ये इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जो है, अब देखो इसी में अगर मैं देखूंगा एग्जीक्यूटिव पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इनके एग्जीक्यूटिव है जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट अज्यूम करता है सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस खुद से, जो स्टेट खुद फंक्शंस कर रहा है, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर है, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो उस टाइम पे इस स्टेट में जो भी वो पावर्स होते हैं विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, वो खुद अज्यूम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी से कोई भी फंक्शन कर सकता है ऑन द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट जो है वो सारे लेजिस्लेटिव, ये था एग्जीक्यूटिव पे, प्रेसिडेंट। अब रही लेजिस्लेटिव की बात, स्टेट के लेजिस्लेचर के साथ क्या होता है, सारे लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, और इन टर्न पार्लियामेंट फिर फाइनली अथोराइज कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट रिलेटेड जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा है लॉ बना सकता है खुद प्रेसिडेंट। यानी कि पार्लियामेंट अथोराइज किसको करता है, प्रेसिडेंट को, दैट आप लॉज बना सकते हो फॉर द स्टेट इन क्वेश्चन जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव पावर जो डेलीगेट होते हैं प्रेसिडेंट को, जो पार्लियामेंट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, तो उस टाइम पे वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो पावर्स दिए हैं किसको, स्टेट को, तो उस टाइम पे वो सस्पेंड कर सकता है उन चीज को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दिए स्टेट को, तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दोज पावर्स एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल, कैसे लगता है। हमने देखा आर्टिकल 356 एंड 365, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे अप्रूव होता है, कौन सी कंडीशंस है, 1 साल के बाद अगर लगाना है इसको तो कौन सी कंडीशंस है, और तब भी जाके मैक्सिमम कितने साल तक चल सकता है, इट कैन ओनली गो अप टू दी 3 years। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट तो हमारा दिस इमरजेंसी प्रोविजन है, दैट इज अंडर आर्टिकल 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया जो है वो कभी क्वेश्चन में आए या कभी थ्रेट में हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली देयर वाज कोविड-19, इसमें बहुत पैसा लग रहा था, तो उस टाइम पे अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ इंडिया थ्रेट में आ जाती है और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो गया कि ऐसा हो रहा है कि फाइनेंस बहुत श्रिंक हो रहे हैं इस टाइम पे इंडिया के ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गया कि दैट देयर इज अ फाइनेंशियल क्रंच इन द कंट्री, तो उस टाइम पे वो इम्पोज कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी डायरेक्टली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही राइटिंग में देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अप्लाई करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक कभी लगी नहीं है इंडिया में, तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 360 कहता है। कैसे ये जब ये इंपोज होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसके बाद वही है, तरीका वही है, दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे, ये हाउसेज के पास भेजेगा, लोकसभा और राज्यसभा ये अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये फिर कंटिन्यू चलती जाती है, इट डज नॉट नीड अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 months। ये कंटिन्यू चलती जाती है जब तक इसके लिए रिवोकेशन या खत्म करने का ऑर्डर प्रेसिडेंट नहीं निकालेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ COM, तब तक ये चलती जाएगी। इट डज नॉट, वो जो 6 मंथ हमने देखा था, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी थी, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल था, उसमें 6 मंथ, हर 6 मंथ के बाद अप्रूवल चाहिए आपको, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो सिंपली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल गिव इन राइटिंग टू प्रेसिडेंट विल रेफर टू दिस लोकसभा एंड राज्यसभा, वो इसको अप्रूव करेंगे, तब जाके लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और यहाँ पे मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं कि इनको किस मेजॉरिटी से अप्रूव करना है, इट इज द सिंपल मेजॉरिटी। आई फॉरगॉट टू मेंशन इन दी प्रेसिडेंट्स रूल, वहां पे कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए, वहां पे भी सिंपल मेजॉरिटी। सिर्फ एक ऐसी इमरजेंसी है दैट इज नेशनल इमरजेंसी, उसको लागू करने के टाइम पे क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद जो बाकी है प्रेसिडेंट रूल है, उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जब वो अप्रूव कर रहे होते हैं इसको, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, जब वो अप्रूव कर रहे होते हैं इसको लोकसभा एंड राज्यसभा, उस टाइम भी आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए।
क्लियर है। और इस टाइम पे क्या हो सकता है दैट जो इफेक्ट्स है फाइनेंशियल इमरजेंसी के, उस टाइम पे जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो पैसा बांटते हैं ये जो टैक्सेस का पैसा होता है, वो उस टाइम पे वो जो इनका एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। जो उस टाइम पे वो ऑपरेशन चलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सीज हो जाते हैं, वो काम नहीं करते उस टाइम पे। और उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे जो यूनियन है, पहला मैंने क्या कहा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू वो सीज हो जाता है। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो सकता है कि यूनियन जो है, सेंटर जो है, वो डायरेक्शन देता है किसको, स्टेट को, कि वो कैसे अपने फाइनेंशियल जो इनका फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट का, उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि डायरेक्शन मिलते हैं सेंटर से किसको, स्टेट को, कि इनको मेंटेन कैसे करना अपना फाइनेंशियल हेल्थ। उस टाइम पे फाइनेंशियल, व्हाट आई मेंशन अबाउट द सेकंड पॉइंट, कि यूनियन डायरेक्शंस देता है, डायरेक्शंस टू स्टेट फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। ये इसका सेकंड इफेक्ट है। थर्ड इफेक्ट क्या होगा इसका, कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये डायरेक्ट करेगा स्टेट एग्जीक्यूटिव को कि सैलरीज रिड्यूस की जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज होती है, टू रिड्यूस सैलरीज। ये किसका एक और इम्पैक्ट है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। उस टाइम पे गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो होती है, तो उस टाइम पे उनकी सैलरीज एज वेल एज एलोवेंसेज वो क्या होती है, वो होती है उस टाइम पे रिड्यूस। 50% कट कर सकते हैं, तो 50% दे सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि पूरी सैलरी नहीं दी, ऐसा भी हो सकता है। तो सेंटर भी खुद सैलरी जो है वो रिड्यूस कर सकता है, जो एलोवेंसेज मिलते हैं और सैलरीज मिलती है किनको, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें इनफैक्ट देखो, ये स्टेट की बात कर रहा था कि सेंटर डायरेक्ट करेगा स्टेट को कि वो रिड्यूस करे सैलरीज उनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। इनफैक्ट सेंटर को भी खुद जो है वो भी कर सकते हैं उस टाइम पे सैलरीज को रिड्यूस। इनफैक्ट इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज प्रेसिडेंट, इनकी भी सैलरीज उस टाइम पे क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इफेक्ट्स क्या मैंने आपको बताया, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वो सीज हो जाता है उस टाइम पे, वो चलता नहीं है उस टाइम पे। यूनियन डायरेक्ट करता है किसको, स्टेट को, कि आप कैसे फाइनेंशियल हेल्थ को संभालोगे, उनकी डायरेक्शन पे ही चलता है, यूनियन की डायरेक्शन पे स्टेट चलता है। थर्ड है कि सैलरीज रिड्यूस हो जाती है स्टेट्स में, वो भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, और सेंटर खुद भी सैलरीज रिड्यूस कर सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, जिसमें सीजीआई तक भी आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी भी सैलरी रिड्यूस हो सकती है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी भी सैलरी रिड्यूस हो सकती है। एक और इंपैक्ट है, आई गॉट दैट वन मोर, दिस इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज अगर स्टेट, कोई स्टेट अगर है, अब देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी इज थ्रू द इंडिया, स्टेट में जो बिल्स होती है, डिफरेंट बिल्स इंट्रोड्यूस होती है हाउस में, मान लो मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, जो भी ऐसी बिल्स आती है स्टेट लेजिस्लेचर में, ये सीधे रिजर्व की जाती है, रेफर की जाती है फॉर द एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट नॉर्मली। वरना क्या होता है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल बनाता है, फाइनली वो साइन के लिए किसके पास भेजते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास। लेकिन इस टाइम पे जो भी मनी बिल होगी और फाइनेंस बिल होगी, ये सीधे ये गवर्नर के पास नहीं जाती है, ये रिजर्व हो जाती है किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही इस पे क्या देगा, अपना सिग्नेचर और एसेंट देगा। That is the impact of the financial emergency at the time when it is imposed. तो different impacts हमने discuss किए. So that was all about the emergency provisions which were in the place. And news भी हमने देख लिया. News बस इतनी थी कि 1975 में national emergency लगी थी, उसको 50 साल complete हो गए 2024 में जून के मंथ में. That was the news for we people. बाकी जो भी इसमें content था वो यही था कि कैसे कौन से type of emergencies होती है, कौन से articles इससे related है, या कैसे approve कैसे किया जाता है, withdraw कैसे किया जाता है emergency, इसके implications क्या थे, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके implications क्या थे, एंड इनफैक्ट जो उसके बाद हमने देखा जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने चेंज लाया आर्टिकल 356 में, वी सॉ द डिफरेंट चेंज. थैंक यू फॉर टुडे. दिस वाज अ टॉपिक अबाउट इंटरनल इमरजेंसी. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है, दैट विल बी दिस टॉपिक अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये सारा जो है इलेक्शन से लिंक्ड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.